हेलो एवरीवन, ये हम घटना चक्र की सीरीज़ कर रहे हैं। घटना चक्र की जो बुक है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बेस्ड होती है। यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो जैसे कि यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या राजस्थान पीसीएस, इन सभी के क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का कंपाइलेशन होता है ये बुक। अगर आपको प्रीवियस ईयर कवर करना है किसी भी एग्जामिनेशन का, जो भी स्टेट पीसीएस है या यूपीएससी है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट सोर्स मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है। और चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन मेंशन है। आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, फिर इसके क्वेश्चंस के थ्रू आप उस चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं। और बाई चांस आपका कोई भी पोर्शन छूटा हुआ है और जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है या प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप बहुत ईजिली इसके थ्रू रिवाइज भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं अपने सारे सिलेबस को कि आपका क्या चीज़ कवर हो चुका है, क्या चीज़ छूट रहा है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3, रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। चैप्टर 4 है रीजनल स्टेट पंजाब एंड मैसूर। पंजाब एंड मैसूर के स्टेट को देखेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंगडम ऑफ रंजीत सिंह इंक्लूडेड। रंजीत सिंह के किंगडम में इनमें से कौन सा स्टेट इंक्लूड था? तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, श्रीनगर। श्रीनगर जो था रंजीत सिंह के किंगडम में इंक्लूडेड था। रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था वो 13 नवंबर 1780 में हुआ था और उनके जो फादर का नाम था महासिंह था। वो चीफ थे शुकर चकिया महसिल के। 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुआ। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो हुआ था वो महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। इस ट्रीटी का कुछ टर्म एंड कंडीशंस था। सतलुज को एज अ बाउंड्री लिया गया था। सतलुज के साउथ का जो भी कंट्रोल था वो रंजीत सिंह ने ब्रिटिशर्स को दे दिया था और सतलुज के वेस्ट साइड का जो भी कंट्रोल था वो रंजीत सिंह के अंडर में था। और इसी ट्रीटी के बाद जो रंजीत सिंह है उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, अनेक्स किया था मुल्तान को 1818 में, कश्मीर को 1819 में, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा को 1834 में। इसलिए जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मेंशन था उसमें से एक ही ऑप्शन सही था, श्रीनगर। श्रीनगर को ऑक्यूपाई किया था रंजीत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच मिसल डिड रंजीत सिंह बिलोंग। रंजीत सिंह जो कौन से मिसल से बिलोंग करते थे? वो बिलोंग करते थे शुक्र चकिया मिसल से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच मिसल वॉज रंजीत सिंह रिलेटेड। हमने ऊपर ही देखा है शुक्र चकिया होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ किंगडम ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वॉज। महाराजा रंजीत सिंह का जो किंगडम था उसका कैपिटल क्या था? उसका कैपिटल लाहौर था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जमन शाह ने इन्वेड किया था पंजाब को 1798 एडी में, लेकिन वो रिटर्न होते टाइम उनके जो कैनन्स थे वो चिनाब रिवर में गिर गए थे। लेकिन रणजीत सिंह ने क्या किया था, वो कैनन्स को निकाल के वापस जमन शाह को दे दिया था। जमन शाह इस चीज़ से खुश हो गए थे और उन्होंने फिर रणजीत सिंह को परमिट किया कि वो लाहौर को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। इस तरीके से 1799 में उन्होंने लाहौर को सीज कर लिया और उसको अपना कैपिटल बना लिया 1799 एडी में। एट विच प्लेस डिड राजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालत आला। अदालत आला जो सेटअप किया गया था वो राजा रंजीत सिंह के द्वारा किया गया था और ये किया गया था लाहौर में सेटअप, अदालत आला। ये भी याद रखेंगे कि सेटअप किसने किया था? रंजीत सिंह ने किया था। कहाँ किया था? लाहौर में किया था। महाराजा रंजीत सिंह सेटअप द अदालत आला एट लाहौर विच हर्ड अपील फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंसेस कोर्ट। अदालत आला क्या था? अदालत आला में जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंशियल कोर्ट थे उनसे अगर अपील आती थी वो सुनी जाती थी अदालत आला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज कंक्लूडेड बिटवीन महाराजा रंजीत सिंह एंड। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो था वो किसके किसके बीच में साइन किया गया था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर रंजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच में साइन किया गया था। एक्सप्लेनेशन है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज साइंड बाई मिस्टर चार्ल्स मेटकाल्फ ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो वन। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है उसे मिस्टर चार्ल्स मेटकाफ ने साइन किया था। किसके बिहाफ पे? लॉर्ड मिंटो वन के बिहाफ पे और महाराजा रंजीत सिंह के बीच में अमृतसर में ये ट्रीटी साइन हुई थी 25 अप्रैल 1809 एडी में ये साइन की गई थी। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी रंजीत सिंह वॉज टू रिकॉग्नाइज द रिवर सतलज एज अ बाउंड्री एंड एक्सेप्ट द ब्रिटिश सॉवरेनिटी ओवर हिज वासल्स अक्रॉस द रिवर एंड द इंग्लिश वर टू रिकॉग्नाइज द महाराजा रंजीत सिंह एज अ सोल सॉवरेनिटी ऑन हिज साइड ऑफ रिवर सतलुज। इस ट्रीटी में रिवर सतलुज को एज अ बाउंड्री लिया गया था और उसके साउथ में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल होता और उसके वेस्ट साइड में जितना भी कंट्रोल था वो रंजीत सिंह में होता और रंजीत सिंह ही वहाँ के सुपीरियर अथॉरिटी होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। रंजीत सिंह को जो कोहिनूर डायमंड है वो किसने दिया था? तो वो शाह सूजा ने दिया था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, शाह सूजा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पंजाब जो पहले पार्ट हुआ करता था अहमद शाह अब्दाली के टेरिटरी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 1773 में क्या हुआ, अहमद शाह अब्दाली की डेथ हो गई। अहमद शाह अब्दाली की डेथ के बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होने लग गए कि राजगद्दी पे अब कौन बैठेगा। उसी टाइम पे सिख ने क्या किया, मुल्तान, कश्मीर और कुछ अदर रीजन्स को ऑक्यूपाई कर लिया। रंजीत सिंह जो थे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का फ़ायदा लेके, इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लेके कंसोलिडेट कर लिया अपने एम्पायर को, जब अफ़गान अपने ही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में बिज़ी थे। 1803 एडी में शाह सूजा जो थे ग्रैंडसन थे अहमद शाह अब्दाली के, उनको वो थ्रोन पे बैठे। लेकिन क्या हुआ, शाह मोहम्मद
जो ब्रदर थे शाह शुजा के, और फ़तेह खान के साथ और दोस्त मोहम्मद खान के साथ मिलके उन्होंने डिथ्रोन कर दिया था शाह शुजा को। तो इसी बात से शाह शुजा जो हैं रंजीत सिंह के पास गए और उन्होंने रंजीत सिंह की हेल्प माँगी और इसी के बदले उन्होंने रंजीत सिंह को कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has said, God intended me to look upon all religion with one eyes, that is why he took away the light from other eyes. रंजीत सिंह जो थे उनके एक ही आँख से दिखाई देता था, दूसरी आँख से नहीं दिखाई देता था। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि गॉड की इंटेंट है कि वो चाहते हैं कि मैं जितने भी रिलीजियस है उसको एक नज़रों से देखूं। ये बोला था महाराजा रंजीत सिंह ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। The above statement was made by Maharaja Ranjit Singh. Ranjit Singh was born on 13 November 1780 AD at गुजरनवाला। When he was only 12 year old, his father Mahasingh died. जब वो 12 साल के थे उसी टाइम पे उनके फादर की डेथ हो गई थी। A council of regency governed administration from 1792 to 1797, which included his mother-in-law Diwan Lakhpat Rai. He assumed the power directly in 1797. 1792 से लेके 1792 तक एक गवर्निंग काउंसिल थी, वो एडमिनिस्टर कर रही थी उस पार्ट को, और उस गवर्निंग काउंसिल में जो उनकी मदर इन लॉ थी और दीवान लखपत राय थे, उनको डायरेक्ट एज्यूम कर लिया था उन्होंने पावर 1797 में। रंजीत सिंह ने अनेक्स किया था लाहौर को 1799 में और अमृतसर को 1802 एडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह वाज, महाराजा रंजीत सिंह का सक्सेसर कौन था? वो थे खड़क सिंह। बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। खड़क सिंह असेंडेड द थ्रोन आफ्टर द डेथ ऑफ रंजीत सिंह इन 1839। 1839 में खड़क सिंह ने ऑक्यूपाई किया था उस थ्रोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? सिख एम्पायर का लास्ट किंग कौन था? वो दुलीप सिंह थे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दुलीप सिंह। महाराजा दुलीप सिंह was the last king of Sikh Empire. He is resigned from 1843 to 1849. उनका जो रिजाइन था वो था 1843 से लेके 49 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह द एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? दलीप सिंह जो थे उनके बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। ये आपका ऑप्शन सही है। वो पेरिस में जिस टाइम पे उनकी डेथ हुई थी उस टाइम वो पेरिस में थे और उनकी जो डेथ हुई थी वो 23 अक्टूबर 1893 को हुई थी। Former King of Punjab Maharaja Dulip Singh died in Paris, France on 22nd October, or from the sources 23rd October 1893. Remaining all statements are false. He accepted Christianity, visited Russia and cremated in England. वो जो उनको जो क्रिमेट किया गया था, उनको जो दफनाया गया था वो इंग्लैंड में दफनाया गया था और उन्होंने लास्ट टाइम पे क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था और उन्होंने रशिया भी विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर? तो हमने ऊपर ही देखा है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दुलीप सिंह जो थे वो लास्ट सिख एम्पायर के किंग थे। दुलीप सिंह वाज द लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर आफ्टर सेकंड एंग्लो सिख वॉर। पंजाब वाज एनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स एंड दुलीप सिंह वाज एक्साइल्ड टू ब्रिटेन विद पेंशन। जब सेकंड एंग्लो सिख वॉर हुआ था उस टाइम में ब्रिटिशर ने ऑक्यूपाई कर लिया था पंजाब को और दुलीप सिंह को एक्साइल कर दिया था ब्रिटेन में और उनको वहाँ पे पेंशन देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग पंजाब मर्जर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पंजाब के मर्जर से रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑन 29 मार्च 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस्ड दैट द स्टेट ऑफ पंजाब हैज़ कम टू एन एंड। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। 29 मार्च 1849 को ही अनाउंसमेंट हुई थी कि पंजाब का स्टेट अब एंड हो चुका है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दुलीप सिंह बिकम पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर। ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। सॉरी, ये स्टेटमेंट सही है कि जितनी भी टेरिटरीज हैं महाराजा दुलीप सिंह की वो सब अब इंडियन ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में आ चुकी थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दुलीप सिंह वाज गिवन एन एनुअल पेंशन ऑफ ₹2,50,000। ये स्टेटमेंट आपका गलत है और यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा क्योंकि इसमें फॉल्स स्टेटमेंट पूछी हुई है। दुलीप सिंह को जो 2.5 लाख का पेंशन नहीं दिया जाता था, उनको इससे ज़्यादा पेंशन दिया जाता था। ऑप्शन देख लेते हैं। बाई लॉर्ड डलहौजी प्रोक्लेमेशन ऑफ March 29, 1849 AD, the whole of Punjab was merged into the British Empire. लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने प्रोक्लेम किया था कि 29 मार्च 1849 को जितना भी पंजाब का पार्ट है वो सब ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ चुका है। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दुलीप सिंह बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर एंड ही वॉज एक्साइल्ड टू इंग्लैंड विद एन एनुअल पेंशन ऑफ 4 to 5 लाख रुपीज़। 4 से लेके 5 लाख रुपीज़ उनको एनुअल पेंशन दिया गया था, ना ही कि 2.5 लाख दिया गया था। इस वजह से ये स्टेटमेंट जो था आपका गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3 टू एडमिनिस्टर द स्टेट ऑफ पंजाब आफ्टर द एनेक्सिएशन? आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन से वो हैं जो इन्वॉल्व नहीं थे उस बोर्ड में, जिस बोर्ड को बनाया गया था कि ताकि वो एडमिनिस्टर कर पाए पंजाब को। तो इसमें ए और डी जो दोनों लोग हैं, एच.एम. इलियट और रॉबर्ट मोंटगोमेरी, वो दोनों लोग इन्वॉल्व नहीं थे। बाकी सर हेनरी लॉरेंस थे और जॉन लॉरेंस दोनों लोग थे। एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने जो थे उन्होंने अपॉइंट किया था बोर्ड ऑफ 3 मेंबर्स। बोर्ड ऑफ 3 मेंबर्स को अपॉइंट किया था। इसमें 3 मेंबर्स थे जो कि पंजाब के जितने भी अफेयर्स थे उसको मैनेज करते उसकी एनेक्सिएशन के बाद। और जो इस बोर्ड के मेंबर्स थे उनमें जो हेनरी लॉरेंस थे उस भी इस बोर्ड के प्रेसिडेंट थे। जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनवेली मेंसिल जो थे इसके अदर मेंबर थे।
जो एच.एम. इलियट है और रॉबर्ट मोंटोगोमेरी हैं, वो इसके पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, जो कि हुआ था 1767 से लेके 69 तक। उसमें कौन विक्टोरियस या कौन जीता था एंग्लो मैसूर वॉर को? वो जीता था हैदर अली। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा, हैदर अली। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो 1767 से लेके 69 तक हुआ था और किसके बीच लड़ा गया था? ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में लड़ा गया था। हैदर अली ने मैंगलोर को जीत लिया था 1768 में ही और इसको जीतने के बाद वो मद्रास पहुंच गए थे 1769 में। और मद्रास जो था उसको कैप्चर कर रखा था ब्रिटिशर्स ने और उन्होंने बहुत जल्दबाजी में इंग्लिश ने फिर ट्रीटी साइन की, नहीं तो फिर मद्रास को भी कैप्चर कर लेते हैदर अली। इस वजह से इंग्लिश ने जल्दबाजी में एक ट्रीटी साइन की जिसको कि ट्रीटी ऑफ मद्रास जाना जाता है और ये ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था अप्रैल 1769 में। और ये जो ट्रीटी जो साइन हुआ था वो हैदर अली के कंडीशंस पे साइन हुआ था। बाकी की जो ट्रीटीज़ हैं वो ब्रिटिश के कंडीशन पे साइन होती थी। ये पहली ट्रीटी थी जो कि साइन की गई थी हैदर अली के कंडीशंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल मैसूर इन 1755? 1755 में किसने जो आर्म की फैक्ट्रीज हैं उसको डिंडीगुल में एस्टैब्लिश किया था? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, हैदर अली। 1742 में मैसूर आर्मी अंडर द वेंकटराया लीडरशिप कॉन्क्वर्ड डिंडीगुल। डिंडीगुल को ऑक्यूपाई किया था मैसूर आर्मी ने। उस टाइम उसके चीफ कौन थे? वेंकटराया थे। Mysore king sent Hyder Ali to Dindigul to handle the situation. Hyder Ali occupied Dindigul and converted this fort into Sepoy post. Later on, he became the ruler of Mysore in 1777. Hyder Ali appointed Purshana Mir Sahib as a governor of Dindigul. 1755 में क्या हुआ था? मैसूर किंग ने हैदर अली को डिंडीगुल की सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए वहाँ पे शिफ्ट किया। हैदर अली ने ऑक्यूपाई कर लिया था डिंडीगुल को और वहाँ का जो फोर्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया था सिपोई पोस्ट पे। लेटर बाद में जो हैदर अली थे वही मैसूर के किंग बन गए थे और मैसूर के जब वो किंग बने तो उन्होंने अपॉइंट किया था पुरशाना मीर साहिब को एज अ गवर्नर ऑफ डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड और बीट हैदर अली इन द वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। पोर्टो नोवो की वॉर में कौन सा ब्रिटिश जनरल ने हैदर अली को हरा दिया था? तो वो थे सर आयरीकूट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा, सर आयरीकूट। वॉर ऑफ पोर्टो नोवो जो है पार्ट है वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का पार्ट है और इसके जो लीडर थे वो सर ब्रिटिशर्स की साइड से सर आयरीकूट थे। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बिफोर दिस वॉर हैदर अली मेड अ फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद मराठा एंड निज़ाम। हैदर अली मराठा और निज़ाम एक साइड में थे इस लड़ाई से पहले। इन जुलाई 1780 हैदर अली अटैक्ड कर्नाटिक एंड 10 सितंबर 1780 कर्नल बैली वाज डिफीटेड बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ हैदर अली एंड टीपू इन द बैटल ऑफ पोलीलोर। जो बैटल ऑफ पोलीलोर हुआ था उसमें तो हैदर अली की आर्मी ने हरा दिया था ब्रिटिशर्स को, लेकिन बाद में द ब्रिटिशर्स सेग्रीगेट निज़ाम एंड मराठा फ्रॉम हैदर। हैदर अली फेस्ड दिस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन फॉर्मली। हैदर अली फोर्ट विद जनरल आयरीकूट इन 1781 ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर एंड ब्रिटिश डिफीटेड हैदर अली इन वॉर ऑफ पोर्टो नोवो 1 जुलाई 1781। जो ये वॉर है बैटल ऑफ पोलीलूर वो जो हुई थी वो 10 सितंबर 1780 को हुई थी और इस टाइम में हैदर अली के साथ थे मराठा और निज़ाम। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने चाल चली और उन्होंने मराठा और निज़ाम को अपनी साइड कर लिया। अब मराठा और निज़ाम और ब्रिटिश एक साइड पे थे और हैदर अली दूसरी साइड पे थे और इसके बाद ही लड़ाई हुई हैदर अली की सर आयरीकूट से, जनरल आयरीकूट से और उसी बैटल को जाना जाता है वॉर ऑफ पोर्टो नोवो। वॉर ऑफ पोर्टो नोवो जो 1 जुलाई 1781 को हुई थी जिसमें कि हैदर अली को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल एट। टीपू सुल्तान ने अपनी कैपिटल कहाँ बनाई थी? तो वो श्रीरंगीपट्टनम में अपनी कैपिटल बनाई थी। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। Tipu Sultan set up his capital at Srirangapatnam and was founder member of Jacobins Club and also planted the Tree of Liberty as a symbol of alliance between France and Mysore in Srirangapatnam। जो टीपू सुल्तान थे वो काफ़ी ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन थे। उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया श्रीरंगपट्टनम में और उन्होंने एक जैकोबिन्स क्लब भी खोला था। ये डेमोक्रेसी वगैरह पे बिलीव करते थे, इस वजह से इन्होंने एक ट्री को भी प्लांट किया था जिसे ट्री ऑफ लिबर्टी के नाम से भी जाना जाता था और ट्री ऑफ लिबर्टी को एज अ सिंबल रिप्रेजेंट किया गया फ्रांस और मैसूर के फ्रेंडशिप के तौर पे। He sent his delegate for maintaining fruitful relation with contemporary foreign state and set up help against and getting help against the British. He established embassies in a foreign country on the modern line। उन्होंने पहली बात कुछ डेलिकेसीज को भेजा फॉरेन कंट्री में ताकि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ हेल्प को इकट्ठा कर पाए, एक्यूमुलेट कर पाए और उन्होंने एम्बेसीज को भी सेटअप किया था फॉरेन कंट्री में, इंडियन एम्बेसीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर इस्टेब्लिश्ड एम्बेसीज इन फॉरेन कंट्री ऑन द मॉडर्न लाइन? तो वो थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन डी होगा यहाँ करेक्ट होगा। टीपू सुल्तान established embassies in ईरान, इस्तांबुल, अफगानिस्तान, फ्रांस एक्सेट्रा ऑन द मॉडर्न लाइन्स। कहाँ पे उन्होंने एम्बेसीज को सेटअप किया था? ईरान पे किया था, इस्तांबुल पे किया था, अफगानिस्तान और फ्रांस में सेटअप किया था। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780। 1780 में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश आर्मी को कहाँ पे हराया था? पोलीलोर में हराया था, ऊपर हमने देखा है।
सीज ऑफ एराकोट वॉज डन इन 1780 AD बाय द हैदर अली। हैदर अली ने सीज कर लिया था एराकोट को 1780 में। आफ्टर दैट ब्रिटिश आर्मी लेड बाय द कर्नल विलियम बेली वॉज डिफीटेड एट पोलीलूर। और उस टाइम जो ब्रिटिश को आर्मी को लीड कर रहे थे वो थे विलियम बेली, और उनको हार का सामना करना पड़ा था वॉर एट पोलीलूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिशमैन मेट द ट्रीटी श्रीरंगीपट्टनम विद। इंग्लिशमैन ने ट्रीटी ऑफ श्रीरंगीपट्टनम किसके साथ साइन की थी? वो की थी टीपू सुल्तान, इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो 1790 से लेकर 92 AD तक चला था, और 92 में इसको एंड किया गया ट्रीटी ऑफ सेरिंगीपट्टनम के थ्रू। ट्रीटी ऑफ सेरिंगीपट्टनम जो साइन किया गया था वो टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस के बीच में किया गया था। इस ट्रीटी की कंडीशंस थी कि जितनी भी टेरिटरी थी टीपू सुल्तान की, उसकी हाफ टेरिटरी जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दी गई थी, और ब्रिटिशर्स ने उस हाफ टेरिटरी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। एक जो हिस्सा था वो मराठा को दिया गया, एक ब्रिटिशर्स ने खुद रख लिया, और एक निज़ाम को दे दिया गया। टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए भी देने पड़ गए थे ब्रिटिशर्स को, और टीपू सुल्तान के जो 2 बेटे थे उसको भी एज अ होस्टेज रख लिया था ब्रिटिशर्स ने। ये दिखाती है कि कितने क्रूएल थे ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड टीपू सुल्तान डाई एट द वॉर विद द ब्रिटिश। टीपू सुल्तान की डेथ कब हो गई थी? जब वो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई कर रहे थे। उनकी जो डेथ है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1799 में हो गई थी। 1799 में हमने देखा है पीछे कि रंजीत सिंह ने लाहौर को भी ऑक्यूपाई किया था। तो कोई भी ईयर होता है उसको हम ऐसे ही याद रखते हैं। अब यहाँ हम याद रख सकते हैं कि टीपू सुल्तान की डेथ भी इस ईयर में हुई थी 1799 में, और रंजीत सिंह ने लाहौर को ऑक्यूपाई भी इसी ईयर में किया था। अब इस तरीके से ये मेमोराइज करने के लिए काफ़ी अच्छा तरीका है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो फोर्थ और फाइनल एंग्लो मैसूर वॉर था वो 1799 AD में हुआ, और इसमें टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। टीपू सुल्तान को ब्रिटिशर्स ने मार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, उसमें बताना है कि कौन सा आपका ऑप्शन जो है करेक्ट है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, उसके आगे दिया हुआ है हैदर अली वॉज डिफीटेड, ये स्टेटमेंट गलत है, हैदर अली इसमें जीत गए थे। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिशर, ये गलत है, इसमें हैदर अली हार गए थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो है, टीपू सुल्तान वॉन द बैटल एंड डिड नॉट सीडेड हिज टेरिटरी टू द ब्रिटिश, ये भी गलत स्टेटमेंट है। इसी में जो हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगीपट्टनम हुआ था, और टीपू सुल्तान को अपनी आधी टेरिटरी ब्रिटिशर्स को देनी पड़ी थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड इन द थिक ऑफ बैटल, ये स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में ही ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को मार दिया था। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो 1767 से 1769 तक चला था, और ये एंड हुआ था ट्रीटी ऑफ मद्रास के थ्रू। ट्रीटी ऑफ मद्रास को साइन किया गया था 4 अप्रैल 1769 AD को, और उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नर जो थे वर्सलेट थे। और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था उसे लड़ा गया था 1780 से, और 1780 से लेके 1784 AD तक ये वॉर कंटिन्यू रही थी, और इसको एंड किया गया था ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के थ्रू। वैरेन हेस्टिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर चल रहा था। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो हुआ था 1790 से 92 AD तक चला था, और उस टाइम में जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, और जो ये एंड हुई थी वॉर वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगीपट्टनम के थ्रू हुई थी। टीपू ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में ही रिक्वेस्ट किया था, सपोर्ट डिमांड किया था टर्की से, कुस्तोनिया से और फ्रांस से, लेकिन उनको कहीं से भी हेल्प नहीं मिली थी। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ था वो लड़ा गया था 1799 AD में, और उस टाइम पे गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड वेल्सले थे, और ये फोर्थ में 1799 को ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था सेरिंगीपट्टनम फोर्ट को, और टीपू को मार दिया था, और उनके 2 बच्चों को भी कैप्चर कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। मैच द फॉलोइंग का आंसर है, और आपको बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में साइन किया गया था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है वो 1784 अराउंड में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है 1782 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ मद्रास जो है 1769 में हुआ था। ए का 4 होगा, 2 ऑप्शंस हैं, फिर बी का बी ही होगा, बी का ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, ए यहाँ पे आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सॉरी, इसमें स्टेटमेंट आपका सी करेक्ट है। ओके, बी इन दोनों में, ए और सी दोनों में कॉमन है, सी से देखना पड़ेगा। ट्रीटी ऑफ सलबाई जो थी, ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में हुई थी, तो सी का 1 सी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो है 1765 AD में हुआ था। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो है 1784 AD में हुआ था। ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ मद्रास 1769 AD में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड मोस्ट इमिनेंट चर्च एट, कहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था? तो उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, सरदाना में कंस्ट्रक्ट किया था चर्च को। बेगम समरू कंस्ट्रक्टेड द मोस्ट इमिनेंट चर्च एट सरदाना नियर मेरठ। यूरोपियन Walter Joseph Rindart Silbert was the husband of Begum Samru, who offered military service to many states. Begum Samru became empress of Sardana after the death of her husband. उनके जो हस्बैंड थे वो क्रिश्चियन थे, उनकी ही याद में बेगम समरू ने क्या किया था, सरदाना में एक चर्च बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा हुआ है इसमें। स्टेटमेंट है, अली मर्दाना खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल।
ये स्टेटमेंट गलत है। रेवेन्यू फार्मिंग जो है मुगल्स के टाइम से ही आ गई है और इसको मुर्शीद कुली खान ने इंट्रोड्यूस किया था, ना ही कि अली मर्दान खान ने किया था। नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, महाराजा रंजीत सिंह सेट अप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनन एट लाहौर। ये स्टेटमेंट सही है। सवाई जय सिंह ऑफ अम्बेर हैड इल्यूसिड एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। ये भी सही है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूट किया है। सुल्तान टीपू ऑफ मैसूर गेव मनी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आइडल ऑफ गॉडेस शारदा इन द श्रीगेरी टेम्पल। ये भी स्टेटमेंट सही है। महाराजा रंजीत सिंह सेट अ फैक्ट्री एट लाहौर अमृतसर टू मैन्युफैक्चर कैनन्स। ये देखा है, स्टेटमेंट 2 सही है। सवाई जय सिंह गॉट ट्रांसलेटेड Euclid element of geometry in Sanskrit. He established observatory in Mathura, Ujjain, Jaipur, Delhi, and Varanasi. Tipu Sultan provided money for the construction of idol of goddess Sarda in Serengeti temple. Credit for introducing revenue farming in Bengal goes to Murshid Quli Khan, not Ali Mardan Khan. मुर्शीद कुली खान को जाता है ये क्रेडिट, ना ही कि अली मर्दन खान को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। ये स्टेटमेंट गलत है। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड इन द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ये भी स्टेटमेंट गलत है। टीपू सुल्तान की जो डेथ है वो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में हुई थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मीर जाफर एंटर्ड इन द कॉन्स्पिरेसी विथ द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। मीर जाफर जो है वो ब्रिटिशर्स के साथ था, ना कि नवाब सिराजुद्दौला की साइड था, और इसी की वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना भी करना पड़ा था। ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन 3 ही केवल आपका सही है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, ओनली 3। थर्ड बैटल पानीपत जो हुआ था वो 1761 एडी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली ने डिफीट किया था मराठा को। टीपू सुल्तान को जो किल किया गया था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में किया गया था 1799 एडी में। और ड्यूरिंग द वॉर ऑफ प्लासी मीर जाफर कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट नवाब सिराजुद्दौला सपोर्टिंग ब्रिटिशर्स। बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था, मीर जाफर ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था और नवाब को धोखा दे दिया था। इसी वजह से जो नवाब थे इस बैटल को हार गए थे। यहीं पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी वीडियोज़ आ रही हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 4th चैप्टर कवर करेंगे।